Welcome back guys in another class of imaged based series. In this video we will continue our topic that is general instruments. अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है, एनजी ट्यूब क्या होती है, वेंटिलेटर रिलेटेड बाइपेप मास्क क्या होता है, एनआईवी मास्क क्या होता है। अब हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जोधपुर एम्स के एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि यह इमेज में दिखाई देने वाला डिवाइस कौन सा है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं सर्जिकल टॉर्निक्वेट। सर्जिकल टॉर्निक्वेट का मेन फंक्शन यह होता है कि यह ब्लडलेस सर्जरीज को फैसिलिटेट करवाता है, यानी कि जब कभी भी हमें लिम्स की सर्जरी करनी हो तो लिम्स की सर्जरी के दौरान हमें डिस्टल बॉडी पार्ट में अगर ब्लड लॉस नहीं करना है, ऐसे में हम प्रॉक्सिमल बॉडी पार्ट पर इसको अप्लाई कर देते हैं। जब किसी टॉर्निक्वेट को प्रॉक्सिमल बॉडी पार्ट पर अप्लाई कर दिया जाएगा, दिस इज, देखिए इट्स माय हैंड, दिस इज डिस्टल बॉडी पार्ट एंड दिस इज प्रॉक्सिमल बॉडी पार्ट। अगर मैं प्रॉक्सिमल बॉडी पार्ट पर किसी टॉर्निक्वेट को कनेक्ट कर दूं तो यहां पर एक कंप्रेशन क्रिएट होगा। इस कंप्रेशन के क्रिएट होने की वजह से मेरे अगले वाले पार्ट में ब्लड जो है वो उतना नहीं जाएगा जितना नॉर्मली जाता है। ऐसे में ब्लडलेस सर्जरीज करना, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना आसान हो जाता है। हमें इस इमेज को देख करके बताना है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सर्जिकल टॉर्निकेट। Identify our next image. What is this? This is Salem sump tube. This is Salem sump tube. अब देखिए होता क्या है, दिस इज डबल ल्यूमेन ट्यूब। तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी कि जो सालेम सब ट्यूब जो होती है ना, यह भी एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, लेकिन इस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा इरिगेशन ऑफ स्टमक के अंदर। यानी कि मान लीजिए किसी पर्सन के स्टमक के अंदर को एसिडिक एक्टिविटी ज़्यादा है, स्टमक के अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस है जो पर्सन ने इंजेस्ट कर लिया था। ऐसे में उस कोरोसिव सब्सटेंस को, पॉइजिव सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए हमें स्टमक का इरिगेशन करना पड़ेगा। और स्टमक के इरिगेशन को करने के लिए हम नॉर्मल राइल्स ट्यूब का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए हम जिस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है सालेम सम्प ट्यूब। इसके अंदर मेन खास बात यह होती है कि यह 120 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे सक्शन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि ब्लू वेंट इन दिस ट्यूब, इस ट्यूब का जो ब्लू वेंट होता है इज ऑलवेज ओपन फॉर एयर टू कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक इरिगेशन। देखिए क्या होता है, हम अगर इसके ब्लू वेंट को रेगुलरली यूज रखें तो हम रेगुलरली इसमें फ्लूइड को बाहर से इंजेक्ट कर सकते हैं और उसी फ्लूइड को बाहर एक्सपेल भी कर सकते हैं। तो दिस इज सालेम सम्प ट्यूब। यह डबल ल्यूमेन होती है। राइल्स ट्यूब कैसी होगी? सिंगल ल्यूमेन। राइल्स ट्यूब कैसी होगी? सिंगल ल्यूमेन। लेकिन एक ऐसी प्रकार की नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो डबल ल्यूमेन होगी, सालेम सम्प ट्यूब। आइडेंटिफाई अवर नेक्स्ट इमेज, दैट इज नॉट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, दैट इज नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब। जी हाँ, इस नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब को हम लोग बोलते हैं मिलर अबॉट ट्यूब। मिलर अबॉट ट्यूब, मिलर अबॉट ट्यूब जो होती है, इसका जो टिप होता है उसके टिप पर रबर का बैलून लगा हुआ होता है। देखिए क्या होगा यार, आपने एनजी ट्यूब ली, एनजी ट्यूब को आपने ओरोगैस्ट्रिक या नेजोगैस्ट्रिक तरीके से नोज से एंटर करवाया, वह आपके इसोफेगस में गई, स्टमक में गई। अब यार नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो 120 सेंटीमीटर, 130, 150 सेंटीमीटर की ट्यूब है, उसके चांसेस हैं कि वो डिस्प्लेस हो जाए, डिसलोकेट हो जाए। उसके डिसलोकेशन को बचाने के लिए उस ट्यूब के लास्ट वाले एंड पर एक रबड़ का बल्ब लगा हुआ होगा, एक रबड़ का कफ लगा हुआ होगा। अगर हम उस कफ को इन्फ्लेट कर दें, उस कफ में हवा भर दें, उस कफ के अंदर हम नॉर्मल सलाइन भर दें, तो चांसेस है कि वो कफ हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के
फिक्स हो जाएगा और इसकी वजह से वहां पर जो हमारी नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब यानी कि मिलर अपोर्ट ट्यूब है उसके डिस्प्लेस मिसलोकेट डिसलोकेट होने के चांसेस वहां पर कम हो जाएंगे। तो सामने स्क्रीन पर दिखाई गई इमेज का नाम है मिलर अबॉट ट्यूब। खास बात क्या है, द रबर बैलून ऑन द टिप दैट शुड नॉट बी इन्फ्लेटेड अंटिल पास थ्रू द पाइलोरस। खास बात, जब तक ये मिलर अबॉट ट्यूब पर्सन के पाइलोरस को क्रॉस नहीं कर जाए उसके बलून को इन्फ्लेट नहीं करना है, वरना इसोफेजियल रप्चर हो सकता है। और सबसे खास बात, इस ट्यूब के अंदर भी एक पोर्ट होता है, उसका प्रयोग भी सक्शन के लिए किया जाता है। तो दो तरह की ट्यूब हमने, तीन तरह की देख ली, चार ट्यूब अब तक हम देख चुके हैं। पहली हमने देखी रायल्स ट्यूब, एनजी ट्यूब। दूसरी देखी इवाल्ड ट्यूब, गैस्ट्रिक लावाज के लिए इवाल्ड ट्यूब, गवाज के लिए रायल्स ट्यूब, गैस्ट्रिक इरिगेशन के लिए सालेम संप ट्यूब, और नेजो इंटेस्टाइनल इरिगेशन, नेजो इंटेस्टाइनल फीडिंग के लिए मिलर अबॉट ट्यूब। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई, इमेज देख करके बताओ। इसमें दद्दू नहीं लेटे हुए, दद्दू को हम लोग दे रहे हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। क्या दिख रहा है इसके मॉनिटर के अंदर? गुरुजी मॉनिटर के अंदर हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है, मेजरिंग यूनिट्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमें एयर कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इमेज देख करके क्या आप बता सकते हैं कि इसको ट्रेकियोस्टोमी हो रही है या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है? अच्छा, एक और बात देखो, इस इमेज में मैंने आप लोगों को एक डिवाइस का इमेज सीन करवाया था, उसका नाम था कैथेटर माउंट। कैथेटर माउंट कहाँ से कनेक्टेड था ये कैथेटर माउंट? अरे ईटी ट्यूब से कनेक्टेड था ना कैथेटर माउंट। क्या काम है कैथेटर माउंट का? ट्यूब को किंकिंग से रोकना, उसके फैसिलिटेशन को मेंटेन करना। ऐसे में देखो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी वेंटिलेटर पर। ये क्या है? ईटी ट्यूब। ये क्या है? कैथेटर माउंट। ये क्या है? वेंटिलेटर ट्यूबिंग। ये क्या है? वेंटिलेटर का मॉनिटर। और ये क्या है? इसकी गैसियस डिवाइसेस, गैसेस इसके कनेक्शन। ये क्या है? इसका हार्ट रेट का मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर। सामने इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? एक पर्सन को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया जा रहा है वेंटिलेटर के द्वारा। अब आइडेंटिफाई अवर नेक्स्ट इमेज, ये क्या है भाई? गुरुजी ये तो बलून दिखाई दे रहा है, ट्यूब दिखाई दे रही है, लेकिन भाई बलून और ट्यूब दोनों का मिक्सचर है। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा एनेस्थीसिया का। अब एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो दो तरह का होता है, लोकल और जनरल। जनरल एनेस्थीसिया अगर हम किसी पर्सन को दे रहे हैं तो जनरल एनेस्थीसिया जो है वो सिस्टेमेटिक इफेक्ट्स दिखा सकता है। ऐसे में सिस्टेमेटिक इफेक्ट्स का एक साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे में हमें एयरवे के सर्किट को यूज करना पड़ता है। यहाँ पर एयरवे का एक विशेष प्रकार का सर्किट काम में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेन्स सर्किट। क्या है यार ये सर्किट? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये सर्किट जो है ना, अम्बुबेक का भी काम करेगा, ऑक्सीजन के ट्यूबिंग का भी काम करेगा, और इसकी ट्यूब भी लंबी होती है। इसमें दूसरी गैसेस को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार जरूरत पड़ने पर इसमें एयर के अमाउंट को मेंटेन भी किया जा सकता है, कैलकुलेट भी किया जा सकता है, और कई बार इससे सक्शन भी किया जाता है। तो इसका नाम है बेन्स सर्किट। बेन्स सर्किट, इसका प्रयोग किया जाएगा। देखो नॉर्मल क्या हुआ, एक बार आईसीयू में एक पेशेंट आया, आईसीयू वाले पेशेंट का एक्सरे भी हो रहा था, ठीक है, तो उसी पेशेंट का एक्सरे भी होना था। अब एक्सरे के दौरान हमें उसे गैसेस भी देनी थी। यार अब एक्सरे के दौरान उसको वेंटिलेशन कैसे दें? वो तो आईसीयू से आया है, तो उसको हम ऑक्सीजन भी हैंड टू हैंड मास्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, वेंटिलेटर से कनेक्ट नहीं कर सकते, और एक्सरे के दौरान हम एक्सरे मशीन के पास भी खड़े नहीं रह सकते। ऐसे में 4-5 फुट की जो है इसकी वायरिंग होती है, इसकी ट्यूबिंग्स होती है, तो हम दूर से ही इसके अंदर आने वाली ऑक्सीजन के पोर्ट से, गैस के पोर्ट से इसको कनेक्ट कर देते हैं और दूर से इसको प्रेस करते रहते हैं। ऐसे में पर्सन का एक्सरे भी साथ में हो जाएगा और हमें एक्सरे के रेडिएशन से एक्सपोजर भी नहीं होना पड़ेगा। यानी कि क्या बात है, ओवरऑल बात यह है कि ये फैसिलिटेट करता है डिस्टेंस से, दूरी से ऑक्सीजन के पासेज को। हम दूर से भी पर्सन को ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। बेन सर्किट, बेन सर्किट क्या है? नॉर्मल एक ऐसा ट्यूबिंग सिस्टम है जिससे ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है, जो थोड़ा बहुत अम्बुबेक का काम भी कर सकता है। अब भाई इसको आइडेंटिफाई कर लो, क्या ही है? दिस इज पोर्टेबल एक्सरे मशीन।
भाई आईसीयू का पेशेंट है यार, उसको बार बार एक्सरे के लिए तो नहीं ले जा सकते ना, बेड साइड एक्सरे करना पड़ेगा ना। बेड साइड एक्सरे करने के लिए जिस मशीन का यूज करेंगे क्या नाम देंगे उसको? पोर्टेबल एक्सरे मशीन। Find out our next image. What is this? Very famous machine. This is heart lung machine. This is heart lung machine. इसके अंदर अलग अलग तरह के चेम्बर्स होते हैं, इन चेम्बर में अलग अलग तरह के मॉनिटर्स होते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पर सर्किट होते हैं, ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाले डिवाइस होते हैं, अलग अलग तरह के ब्लड वेसल से कनेक्ट होने के लिए पोर्टिंग्स होती है। ओवरऑल इसको हम लोग कई बार बोल देते हैं हार्ट लंग मशीन। हार्ट लंग मशीन, कई बार इसी मशीन के अंदर कुछ ट्यूबिंग्स को और कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको कई बार हम बोलते हैं ECMO मशीन, एक्मो। आपने ऐसे सुना होगा ना कि बड़े बड़े जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुनते हैं कि फॉर एग्जांपल सुषमा स्वराज जब एम्स में एडमिट हुई तो टीवी में क्या न्यूज़ आती थी? सुषमा स्वराज एक्मो पर सबमिट की गई, उनको एक्मो सपोर्ट दिया गया। तो एक्मो क्या होता है? व्हाट इज एक्मो? एक्मो का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन। व्हाट इज एक्मो? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन। ये फुल फॉर्म 2018 में आरआरबी के एग्जाम में पूछी गई, एक्मो की फुल फॉर्म। तो हार्ट लंग मशीन यह एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करवा सकती है। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज। व्हाट इज दिस? Yes, identify it. This is a special cupped tube, also known as LMA. एक और नाम बता दूं इसका, प्यार से बोलते पता है क्या इसको? इसको प्यार से कहा जाता है सुप्रा ग्लोटिक एयरवे। सुप्रा ग्लोटिक एयरवे। यार समझो मेरी बात को, एक पर्सन को मान लो नेक में ट्यूमर है, टंग में, उसको मान लो टंग में ट्यूमर है, उसके ओरोफेरिंग्स में ट्यूमर है। ऐसी कंडीशन में अगर हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब से कनेक्ट करें तो वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, और ब्लीडिंग से एस्पायरेट, ब्लड के एस्पायरेशन के भी चांसेस हैं। वह ब्लड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है। ऐसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सुप्राग्लोटिक डिवाइस, यानी कि यह एंडोट्रेकियल ट्यूब में एंटर नहीं करेगा बट ओरल कैविटी में एंटर जरूर करेगा, और ओरल कैविटी में एंटर करने के बाद यह एपिग्लोटिस को क्रॉस करने के बाद जो वहां पर एक स्पेस होती है, जी है देखो लेरिंग्स में क्या होते हैं, क्या होते हैं? वोकल फोल्ड। लेरिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? वोकल बॉक्स। तो लेरिंग्स में क्या होंगे? वोकल फोल्ड। उन वोकल फोल्ड में वाइब्रेशन की वजह से क्या क्रिएट होगी? वॉइस। तो एक्चुअल में जो वोकल फोल्ड के बीच की स्पेस है ना, उसको बोलते हैं रीमा ग्लोटिडिस। क्या बोलेंगे? रीमा ग्लोटिडिस। तो जो रीमा ग्लोटिडिस है वहां पर इसकी टिप होती है, लेरिंजियल मास्क एयरवे की वहां पर टिप होती है। तो इसकी वजह से देखो क्या होता है कि लेरिंजियल मास्क एयरवे वहां से इजीली कनेक्टेड हो जाएगा। तो उसके कनेक्टेड होने की वजह से, लेरिंजियल मास्क एयरवे के कनेक्टेड होने की वजह से हम आराम से इसी लेरिंजियल मास्क एयरवे को फिर से ऑक्सीजन के सिस्टम से, वेंटिलेटर से, अम्बुबैग से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अंदर एक ड्रेन ट्यूब या ओरिफेस वाला एरिया भी होता है। ये वाला जो एरिया होता है ना, देखो आपने सुना होगा ईसोफेगस और ट्रेकिया पास पास होती है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो ड्रेन ट्यूब ओरिफेस वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया ईसोफेगस की एंट्री को, ईसोफेगस की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एस्पायरेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो डिवाइस देखा है, इस डिवाइस का नाम होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे, और इस लेरिंजियल मास्क एयरवे को हम बोलते हैं सुप्राग्लोटिक एयरवे,
2018 के दिल्ली एम्स के एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एग्जाम्पल ऑफ सुप्राग्लोटिक एयरवे, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ओरोट्रेकियल ट्यूब और लेरिंजियल मास्क एयरवे। तो सुप्राग्लोटिक, देखो इंफ्राग्लोटिक, एंडोट्रेकियल ट्यूब कैसा डिवाइस है, इंफ्राग्लोटिक, तो लेरिंजियल मास्क एयरवे कैसा डिवाइस है, सुप्राग्लोटिक। आइडेंटिफाई अवर नेक्स्ट इमेज। यस, हाँ भाई, क्या दिखाई दे रहा है इस इमेज के अंदर? यार इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा स्किन के ऊपर एक स्पेशल प्रकार की ड्रेसिंग। एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस डर्मल पेच, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडर्मल पेच। दिस इज मेडिकेटिव पेच, यानी कि इसमें विशेष प्रकार की मेडिसिन होती है, इसको आप स्किन से कनेक्ट कर दो और ये रेगुलरली स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज को आपकी स्किन में स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एंटर करवा देगा। तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसडर्मल स्किन पेच। अरे एग्जाम में आएगा, पहचान जाना, बोलना मत कि ड्रेसिंग है। अरे भाई ये ड्रेसिंग नहीं है, दिस इज ट्रांसडर्मल स्किन पेच यूज्ड फॉर गिविंग सम टाइप ऑफ मेडिकेशन इंट्राडर्मली। फिर आइडेंटिफाई दिस डिवाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज फुटबोर्ड। यार आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जब एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, अब वो पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है तो एडमिट होने के दौरान वो इमोबिलाइज्ड है, इमोबिलाइजेशन की वजह से उसके लेग्स की मूवमेंट नहीं होती है, और तो उसके जो फुट है, फुट जो होते हैं उसके आउटवर्ड बेंड होते हैं। अब जब फुट आउटवर्ड बेंड होते हैं तो उसके फुट में एक नर्व होती है, डीप पेरोनियल नर्व। हाँ भाई, कौन सी नर्व बोली? डीप पेरोनियल नर्व। ये जो नर्व है ना, ये हमारे जो फुट वाला एरिया है, पेडल वाला एरिया, इसकी मूवमेंट कराती है। तो कई बार इमोबिलाइज पेशेंट के अंदर इमोबिलिटी की वजह से डीप पेरोनियल नर्व का पैरालिसिस हो जाता है। दिल्ली एम्स 2018 का प्रश्न है ये। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए जिस कंफर्ट डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा ना, उसको बोलेंगे फुटबोर्ड। फुटबोर्ड का प्रयोग फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। फुट ड्रॉप किस नर्व की इंजरी की वजह से होगा? डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी की वजह से होगा। तो इसी बात पर आइडेंटिफाई कर लो नेक्स्ट इमेज को। क्या है ये भाई? नर्सिंग केयर में हमें कंफर्ट ही तो देना है ना पेशेंट को। दिस इज अ कंफर्ट डिवाइस, दिस इज ऑल्सो नॉन एज बैक रेस्ट। सिंपल है, जो पर्सन बेड रिडन है, बेड रिडन पेशेंट को रेस्ट देने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाएगा, जिसे बोलेंगे बैक रेस्ट। सो आइडेंटिफाई दिस। ये क्या है भाई? हाँ बताओ। दिस इज अ बेड क्रेडल। यह एक बेड क्रेडल है। बेड क्रेडल क्या होता है यार? एक पर्सन बर्न है, मान लो जला हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उस जले हुए पर्सन को हाइपोथर्मिया से हमें बचाना है, क्योंकि जला हुआ है तो स्किन भी एक्सपोज्ड है। अब हाइपोथर्मिया से बचाना है तो उसको कवर करना पड़ेगा, लेकिन बर्न वाले पेशेंट को कवर कैसे करें? बर्न वाले पेशेंट को कवर कैसे करें? तो उसको कवर करने के लिए हम बेड क्रेडल का प्रयोग करते हैं। ये स्क्रीन में दिखाई देने वाला यह तरीके का अरेंजमेंट क्या है? ये वायर्ड अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेड क्रेडल। इस बेड क्रेडल को क्या करेंगे? पर्सन पर रख देंगे और उसके बाद उसको हम पेशेंट को ड्रैप कर देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेड क्रेडल। ध्यान से देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बात पे आइडेंटिफाई दिस। ये क्या है? कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल ये पर्सन के हार्ट के लेवल पर होगी जब वो बेड पर होगा। ऐसे में उसको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको फीडिंग करवानी है, तो हम इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। आइडेंटिफाई दिस, व्हाट इज दिस? क्या है ये? यह भी एक कंफर्ट डिवाइस है जी। इस कंफर्ट डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा पेशेंट को एम्बुलेट करवाने में। यार एक पेशेंट लेटा हुआ है, अब यार आप जाओगे उसको उठाना चाहते हो, तो उठने के लिए आप खुद उसको सपोर्ट करोगे, बार बार उठाओगे। ऐसा करने से उसको सपोर्ट की हैबिट हो जाएगी।
लेकिन पर्सन के अंदर, खुद के अंदर भी तो एक कॉम्पिटेंसी डेवलप होनी चाहिए ना, कि आफ्टर सर्जरी वो भी अपने बेड से खड़ा होकर के एम्बुलेट कर सके। ऐसे में उसके बेड के चारों ओर इस डिवाइस को लगा देते हैं अपन, देख लो आराम से। इस डिवाइस को लगा देते तो वो इसको पकड़ता है, उठता है और खड़ा हो जाता है। तो इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ट्रैपेज बार। ट्रैपेज बार, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रैपेज बार used to used to ambulate a patient, used in immobilized patient। इसी बात पे आइडेंटिफाई कर लो इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यह तो 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, थ्योरेटिकली तो आता ही है। देखो भाई, फीमर का नाम सुना है? फीमर हमारे हिप जॉइंट को वहां से जॉइंटेड होती है। कौन सा जॉइंट बनाएगी? बॉल सॉकेट जॉइंट। अब ध्यान से देखना, फीमर का ये हो गया शाफ्ट, ये हो गया फीमर की नेक, ये हो गया बॉल, और यहां पर ये हो गई हमारी एसिटाबुलम। व्हाट इज एसिटाबुलम? जो हमारी इलियम इस्चियम प्यूबिस है उनके अंदर जो होल बनता है, कटोरी लाइक जो एरिया बनता है, उसको एसिटाबुलम बोलते हैं ना। उस एसिटाबुलम में फीमर का हेड है। अब सोचो कि फीमर का हेड डैमेज हो गया, फीमर का हेड डैमेज हो गया, तो इस वजह से पर्सन जो है उसको सर्जरीज करनी पड़ी। अब सर्जरी के बाद फीमर के हेड को, सर्जरी के बाद हमें उस पेशेंट को इमोबिलाइज रखना है। लेकिन हमारे लेग्स जो है वो हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रहना पसंद करते हैं। न्यूट्रल पोजीशन बॉडी की वह पोजीशन है जिसमें उसके जो जॉइंट है वो उनकी नॉर्मल अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो नी, हमारा यहाँ जो हम बोले हिप जॉइंट है, जहाँ पर फीमर एसिटाबुलम में अटैच्ड है, उसकी एक नेचर है आउटवर्ड मूव करने की। लेकिन सोचो, अगर फीमर आउटवर्ड मूव कर जाए हिप के फ्रैक्चर की कंडीशन में, हिप के फ्रैक्चर की कंडीशन में अगर फीमर आउटवर्ड मूव कर जाए तो उसके नेक की हीलिंग, फीमर के नेक की हीलिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे में लेग्स को स्ट्रेट रखने के लिए हमें कुछ रोल्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो पहले तो ये पूछेगा आपसे, पर्सन को इस कंफर्ट डिवाइस पे रखा गया है तो क्या क्या कंडीशन रही होगी? अरे भाई, ये कंडीशन रही होगी कि फीमर के नेक का फ्रैक्चर हुआ होगा। दूसरा पूछेगा क्या नाम है इसका? इस डिवाइस का नाम है ट्रोकेंटर रोल। इस डिवाइस का नाम है ट्रोकेंटर रोल। ठीक है, ट्रोकेंटर रोल का प्रयोग क्यों किया जाता है? एबडक्शन को रोकने के लिए। इसी बात पे आइडेंटिफाई करो इसको। दिस इज अबडक्टर डिवाइस, यानी कि जब कई बार क्या होता है, फीमर के नेक में फ्रैक्चर हो जाए, फीमर के नेक के फ्रैक्चर में लेग्स को स्ट्रेट रखना पड़े। स्ट्रेट रखने के लिए हम एक अबडक्टर डिवाइस का प्रयोग करते हैं ताकि वो दोनों लेग्स को इंटरनली मूव होने से रोकता है और लेग्स को स्टेबल रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं एबडक्टर पिलो। इसे हम बोलते हैं एबडक्टर पिलो। इसे आइडेंटिफाई करो भाई, क्या लिखा हुआ है ये एक मशीन है। इस मशीन का आपको सिर्फ इसकी अपीयरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या काम करती है। इंट्रा आर्टेरियल बैलून पंप, यानी कि हमें जब स्पेसिफिकली आर्टरी में पाए जाने वाले ब्लड को एक्यूरेटली मेजर करना हो तो हम जिस मशीन का प्रयोग करेंगे उस मशीन का नाम होगा इंट्रा आर्टेरियल बैलून पंप। ये वही मशीन है, इसमें अलग प्रकार के चेंबर आपको दिख रहे होंगे। इट्स नॉट अ वेंटिलेटर, ध्यान से देख लीजिए। आइडेंटिफाई, देखो पहले एक चीज बताता हूं उसके बाद हम समझेंगे। आपने एनेस्थीसिया का नाम सुना है? हाँ सुना होगा। एनेस्थीसिया क्या होता है? बॉडी को सेडेट करना। बॉडी को एनेस्थीसिया के दौरान हम पेन लेस कंडीशन में ले जाते हैं। ऐसे में हमें कुछ दवाइयों का यूज़ करना होता है। उन दवाई में कुछ गैसेज होती हैं जो हमारी बॉडी की कॉन्शियसनेस को कम कर देती है, हमारी बॉडी में एनाल्जेसिया क्रिएट करती है, हमारी बॉडी में एनाल्जेसिया पेनलेस की कंडीशन क्रिएट करती है। उन गैसेज में कुछ होते हैं
इंट्रावीनस एजेंट, कुछ होते हैं वोलेटाइल एजेंट। अजी वोलेटाइल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि वेपोराइज की फॉर्म में जाते हैं, जिन्हें हमें रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करवाना पड़ता है। हाँ तो देख लो सामने की तरफ क्या लिख रहा है, वेपोराइजर कलर कोड। अब ध्यान से समझना, 2019 दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है। अगर किसी वेपोराइजर के अंदर हेलोथीन नाम की गैस भरी हुई है, हेलोथीन नाम की गैस भरी हुई है, वेपोराइजर का कलर होगा रेड। अगर उस वेपोराइजर के अंदर इन्फ्लूरान गैस भरी हुई है तो उसका कलर होगा ऑरेंज। अगर वेपोराइजर के अंदर आइसोफ्लूरान नाम की गैस है तो कलर होगा पर्पल। और जो क्वेश्चन दिल्ली एम्स में पूछा गया, येलो कलर, येलो कलर का कलर कोड अगर किसी वेपोराइजर का है तो कौन सी गैस होगी, सेवोफ्लूरान, सेवोफ्लूरान। अब देखो कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, एक तो ये याद हो गया ना, रेड हेलोथीन, ऑरेंज इन्फ्लूरान, पर्पल आइसोफ्लूरान, येलो, येलो सेवोफ्लूरान। अब ध्यान से देखना, ऐसे समझो, अरे भाई एनेस्थीसिया की मशीन में दवाई को अपनी बॉडी में डालने वाले वेपोराइजर। अब भाई बताओ इसका कलर क्या है, पर्पल, इसका कलर क्या है, येलो, और इसका कलर क्या है, रेड। तो आपने पढ़ा था रेड वाले में कौन सी गैस, कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट होगा, हेलोथीन। येलो में कौन सा होगा, सेवोफ्लूरान, सेवोफ्लूरान। यह क्वेश्चन है एम्स दिल्ली का, येलो कलर के वेपोराइजर में। यह क्या है, एनेस्थीसिया मशीन वेपोराइजर। अब बताओ इसको आइडेंटिफाई करो, ये क्या है। हाँ बताओ, क्या ये आपको एनजी ट्यूब नजर आ रही है क्या, क्या सालेम सम्प ट्यूब नजर आ रही है क्या, नहीं 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 नहीं। यह क्या है, सक्शनिंग कैथेटर, सक्शन कैथेटर। गुरुजी कैसे पहचानेंगे कि ये सक्शन कैथेटर है, अरे भैया इसका जो ये वाला पोर्ट होगा ना, यहां पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए सक्शनिंग वाला पोर्ट लगा होगा। यानी कि इसको तो देखो, ये जो ट्यूब है इसको सक्शन मशीन से कनेक्ट कर देंगे, सक्शन मशीन इधर से लगाएगी प्रेशर, सक्शन मशीन क्या लगाएगी, प्रेशर। तो यहाँ पर उसके प्रेशर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की ओपनिंग होती है, उसको हम प्रेस कर दें तो प्रेशर क्रिएट होता है, और उसको हटा दें तो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। ऐसे में अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो हम यह समझ पाएंगे कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ट्यूब जो है वो है सक्शन कैथेटर। आइडेंटिफाई दिस मशीन, क्या ये वेंटिलेटर है क्या, नहीं जी, ये वेंटिलेटर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेपोराइजर है, यहाँ पर मॉनिटर है, यहाँ पर गैसियस कंट्रोल सिस्टम है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थीसिया मशीन। आइडेंटिफाई अवर नेक्स्ट इमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार नोट सेट में 100% पूछी जाएगी। श्योरली यह क्वेश्चन आपके नोट सेट में आने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि एनेस्थीसिया मशीन में, एनेस्थीसिया मशीन में यह येलो कलर का बटन, येलो कलर का बटन क्या काम आएगा, ये ग्रीन कलर का बटन क्या काम आएगा, या ब्लू कलर का बटन क्या काम आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना, 100% पूछा जाएगा, क्योंकि यही काम है नर्सिंग वालों का। क्योंकि जब हम नर्सिंग केयर दे रहे होते हैं, सर्जरी के दौरान खड़े होते हैं, तो सर्जरी के दौरान हमें मेंटेन करना होता है कि पर्सन को हाइपोक्सिया ना हो जाए। उस हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए कई बार हमें ऑक्सीजन को 100% फ्लश करना होता है। ऐसे में क्या करना होता है, देखो ध्यान से देखना, मैं आपको पहले बताता हूँ। ये वाला जो फोटो है वो हमने इसलिए लगाया ताकि आप समझ पाओ, और ये वाला फोटो इसलिए लगाया जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर नॉर्मल एयर को पर्सन की बॉडी में एंटर करवाना हो तो येलो कलर का फ्लश बटन, येलो कलर का फ्लश बटन। अगर N2O, N2O क्या करती है, एनेस्थीसिया में काम आती है ना, N2O को एंटर करवाना हो तो ब्लू कलर का फ्लश बटन। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन को करवाना हो तो ग्रीन कलर का बटन, ग्रीन कलर का बटन। तो ध्यान रख लेना, तीनों कलर कोड बता दिए। ऑक्सीजन के फ्लश के लिए कौन सा बटन होगा, ग्रीन कलर का बटन होगा। आराम से देख लो, इसी बात पे अब पहचानो। यार हमारे बच्चे क्या बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं,
कौन से कलर के गैस का सिलेंडर कौन सा होता है। देखो भाई, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का कलर तो सभी को पता है कि गुरुजी ब्लैक उसकी बॉडी होती है, व्हाइट उसका शोल्डर होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्वेश्चन पूछा गया रावत भाटा के एग्जाम में, एनपीसीआईएल, अभी जो रावत भाटा का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। लाइट ब्लू कलर का सिलेंडर होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। सक्शन करने वाला मैंने आपको दिखाया था ना, वाल सक्शन, कौन से कलर का था वो, येलो कलर का। नाइट्रोजन ब्लैक, नाइट्रस ऑक्साइड लाइट ब्लू, नाइट्रस ऑक्साइड लाइट ब्लू, नाइट्रोजन ब्लैक, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे, हीलियम ब्राउन। ठीक है, इन्हीं कलर कोड में अब पहचानना। फिर देखो भाई, ये वाला कौन सा है, ऑक्सीजन का, ये वाला किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड का, ये वाला किसका है, हीलियम का, और ये वाला किसका है, CO2 का। किसका है भाई, CO2 का। ग्रे कलर का होता है ना सिलेंडर। हाँ, इसको आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्लैटस ट्यूब। जब किसी पर्सन के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव फ्लैटस बन रही हो, फ्लैटस क्या होती है, गैस का बनना, पेट के अंदर गैस बन रही तो गैस को निकालने के लिए एनाल रूट से एक ट्यूब डाल देते हैं, वो ट्यूब क्या करती है, फ्लैटस को बाहर निकालती है, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फ्लैटस ट्यूब। तो इस फ्लैटस ट्यूब में यहाँ पर एक होल होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लैटस ट्यूब। ठीक है, आइडेंटिफाई दिस, क्या है भाई ये, आपने नाम सुना है सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन का, सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। सुप्रा, भाई किसी पर्सन के अंदर यूरिथ्रा में अगर यूरिनरी कैथेटर नहीं डाले तो उसके प्यूबिस में कैथेटर डालते हैं, ऊपर से प्यूबिस वाला जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है वहां पर कैथेटर को बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। तो ऐसे में हमें जिस कैथेटर को सुप्रा प्यूबिकली बॉडी में इंसर्ट करवाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेलिकोट कैथेटर। ध्यान से समझ लेना, सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन के लिए काम में आने वाला कैथेटर मेलिकोट कैथेटर। लेकिन बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में जो कैथेटर होगा ना वो सिलिकॉन का होगा और उसकी टिप थोड़ी टेढ़ी होगी। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में काम आने वाले कैथेटर को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड कैथेटर। कॉर्ड कैथेटर, तो दो तरह के कैथेटर हो गए, मेलिकोट कैथेटर यूज्ड इन सुप्रा प्यूबिक urinary catheterization and cord catheter is used in condition of benign prostatic hyperplasia। तो अभी तक हम लोगों ने जनरल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि जनरली वार्ड में पेशेंट्स पर अप्लाई किए जाते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाने में काम आते हैं। एनेस्थीसिया के वेपोराइजर्स का कलर क्या क्या होता है, अगले इमेज बेस में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर से रिलेटेड। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। Wish you all the best.